जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? जो ऐसे बिल जैसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ उसमें यदि कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है। लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल 4-4, 5-5 महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। लौटा दे। भूपेश बघेल जी, जिन्होंने आपको शपथ दिलाई, जिस संविधान के तहत आप मुख्यमंत्री बने हो और आप उसी संविधान के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्या ये संविधान और राज्यपाल जी के अधिकार आपकी सुविधा के अनुसार होंगे क्या? ये बोलने का आपको अधिकार नहीं है और आप तो संविधान का अपमान कर रहे हैं। इसका अधिकार अगर किसी को है तो राष्ट्रपति जी को है, संसद को है, और आप तो अपने आप को राष्ट्रपति जी, संसद और संविधान से भी ऊपर मानने लगे हैं। आपके अधिकारों की समीक्षा कौन करेगा? नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वो आज इसलिए भी रिलेवेंट है क्योंकि आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और जयंती के दिन जब संविधान की स्थापना और बाकी चीज़ों को याद किया गया तो एक मसला फिर से सामने आया कि संविधान खतरे में है। और ये संविधान खतरे में क्यों है, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ इस तरीके से बताया कि राज्यपाल के जो अधिकार हैं उनकी समीक्षा की जरूरत है क्योंकि राज्यपाल एक बड़े वर्ग को आरक्षण से वंचित किए हुए हैं। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप पहले भी हम सुन चुके हैं, लेकिन नए राज्यपाल आने के बाद सीधा और तीखा हमला पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर किया है। तो आरक्षण के मसले पर जो रार राज्य भवन और राज्य सरकार के बीच थी वो एक बार फिर से छिड़ती हुई दिखाई दे रही है और उसका नजारा आज बयानों के जरिए हमें देखने को मिला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर। यही आज हमारी चर्चा का मुद्दा है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता रवि गवलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदिवासी युवा नेता तेज तर्रार देवलाल ठाकुर जी और समीक्षात्मक नजरिए से सारी बातों को समझाने के लिए संविधान मामलों के जानकार, राजनीति के विशेषज्ञ, राजनीतिक एक तरीके से विश्लेषण करता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय चंद्राकर जी। तो डॉक्टर साहब अजय चंद्राकर जी का भी मैं स्वागत करता हूं, ये चर्चा को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं रवि जी की ओर और उन्हीं से समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री ऐसी बातें बार बार क्यों कहते हैं जिससे राज्यपाल कटघरे में खड़े हो जाए। और आज तो उन्होंने ये कह दिया कि संविधान की भी समीक्षा होनी चाहिए, राज्यपाल को इतने अधिकार मिलने चाहिए या नहीं। देखिए मोहन जी, हमारी सरकार जो प्रदेश में है वो आदिवासी हितैषी सरकार है। हमने आदिवासियों के लिए, अगर आप 4.5 साल देखेंगे तो आदिवासी वर्ग के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके लिए हमने बहुत सारे कार्य किए। वो वहां पे जो स्कूल बंद हो गए थे, अगर आदिवासी क्षेत्र में देखेंगे, उसको चालू कराने का काम हो, या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हो, या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम हो, हर तरफ पे अगर किसी ने ध्यान दिया है तो भूपेश बघेल जी ने भी दिया है। आज भूपेश बघेल जी ने ही जब आरक्षण की बात आई थी तो एक विशेष सत्र बुला करके सर्वसहमति से एक बिल पारित करवाया था, जिसे आप सब जानते हैं कि वो अभी माननीय राज्यपाल जी के पास रुका हुआ है। हमारी सरकार को जो उन्होंने प्रश्न पूछे वो नियमतः पूछे नहीं जाने थे, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने उसके पूरे जवाब दे दिए। राज्यपाल महोदया पहले दूसरी थी, अभी दूसरे हैं। तो बहुत समय से अगर मैं बात करूं तो 4 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, वह बिल आज भी पेंडिंग पड़ा है। तो जब आदिवासी भाई बहन लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो उनका दर्द माननीय मुख्यमंत्री जी की बात निकल करके आ रही है कि आखिर एक बिल कब तक रुका जाएगा? क्या इसके ऊपर विचार नहीं होना चाहिए? क्या इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए कि अगर कोई चीज
एक जगह पे पेंडिंग पड़ी है, तो आखिर एक उसका कुछ ना कुछ तो निराकरण होना चाहिए कि कब तक के वो उस पर विचारधीन होगा, या वो लौटा दिया जाए, या लेजिस्लेटिव कमिटी को वो ट्रांसफर कर दिया जाए। आखिर कहीं तो वो बात बढ़े, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस बिल के हिसाब से बनी हुई पड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन सदन के अंदर हमें किया था। बाहर वो भले वो दूसरी बात कहते हैं, लेकिन उनकी बात भी हमें समझ में नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात जो है वो विचारणीय है, उस पर विचार किया जाना चाहिए कि अगर कोई बिल सदन के अंदर पारित हुआ है तो क्या उसे पेंडिंग कर दिया जाए, या अगर पेंडिंग करना है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि उसके लिए दूसरे विकल्प भी निकाले जा सके, ताकि कहीं तो जाए, कुछ तो उस पर बात बने, ताकि जैसे राज्यपाल जी ने कहा था कि वो कानूनी सलाह ले रही है, तो कानूनी सलाह की भी आखिर एक लिमिट होनी चाहिए कि कानूनी सलाह कब तक ली जाएगी, और आखिर कभी ना कभी तो आप डिसीजन पर पहुंचेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विधायिका का काम है फैसले लेना, अगर वो फैसले अमल नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा, अगर फैसले अमल नहीं होंगे तो जो लोग ग्रेजुएट करके आगे बढ़ रहे हैं उन्हें नौकरियां कैसे मिलेंगी, बच्चों का भविष्य कहा जाएगा, उस वर्ग के बारे में सोचा जाएगा। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को समझना चाहिए और उस पर विचार तो किया जाना चाहिए कि आखिर उनकी बात में कितना दम है और किस प्रकार से वो कह रहे हैं। चलिए, ये तो रहा कांग्रेस का पक्ष, जिसमें मुख्यमंत्री की बातें सामने आई ही। आरक्षण से ऊपर मुख्यमंत्री ने बातें कही है, और ये बातें न केवल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बल्कि देश भर के संदर्भ में उन्होंने कहा है। और संविधान समीक्षा की बात हो रही है, संविधान के कुछ प्रावधान जिस पर समीक्षा करनी चाहिए उस पर इस पहली बार कांग्रेस ऐसी टिप्पणी कर रही होगी कि इसकी समीक्षा कर नए सिरे से इसको बनाए जाने की जरूरत है। हालांकि कई लोग इस पक्ष में भी हैं कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, देवलाल जी, उनसे बात करते हैं। देवलाल जी, ये रही कांग्रेस की बात, आप लोगों को क्यों लगता है ये राजनीति है? ये तो एक स्वाभाविक रूप से पीड़ा भी है मुख्यमंत्री की। अगर कोई सरकार अपने कानून को बनाने के बाद इतना इंतजार करे तो उस सरकार का मतलब क्या? कानूनी अगर वो नहीं बना पाएगी तो? देखिए, जो लोग संविधान में समीक्षा की बात कर रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस का मूल चरित्र दिख रहा है कि कांग्रेस संविधान पे विश्वास नहीं करती। वो भी दुर्भाग्य है कि आज के दिन, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म दिवस है, आज के दिन उसके बनाए हुए संविधान पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो कांग्रेस के मूल चरित्र को दिखाता है। कहीं न कहीं इस प्रदेश में राजनीतिक भाषण देना अलग बात है, लेकिन संवैधानिक रूप से किसी प्रशासनिक बिल पर अमली कराना, को पास कराना, ये और अलग बात होती है। संवैधानिक संरचनाओं में उल्लेख है कि किसी भी विधेयक को आप संविधान के तहत ही आप पास करा। इसके पूर्व में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये नए राज्यपाल आए तो उस समय उन्होंने उनकी तारीफों में कई फूले बांधे कि बहुत ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, और 6-7 बार कितने बार के विधायक हैं। निश्चित ही ज्ञानवान विद्वान हैं, लेकिन नए राज्यपाल विद्वान हैं, इससे ये साबित नहीं होता कि जो पुराने राज्यपाल जिसने आपके बिल पर साइन नहीं की, आदिवासी समाज की महिला सुश्री अनुसुईया उइके, उसकी योग्यता पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। क्या ये प्रदेश के मुख्यमंत्री वो आदिवासी थी करके प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे क्या? वो बहुत ही सुसज्जित और पढ़ी लिखी महिला थी, संविधान की जानकार थी। आज वही प्रक्रिया के तहत इस राज्यपाल ने भी आपके बिल पर साइन नहीं किया। लेकिन मैं इस छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, मैं फिर बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को कि ये जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, ये जातिवाद के जहर खोलने वाले हैं, जातिवाद के जनक माने जाते हैं। अविभाजित दुर्ग जिला में राजनीतिक जातिवाद से जोड़कर ही देखा जाता है। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज को 32% आरक्षण के साथ 58% आरक्षण समूचे समाज को उपलब्ध कराया, वो जब इनकी 2018 में सरकार आई, ये 22 पेशियां इन लोगों ने, सरकार ने
ली, लेकिन 22 पेशियों में सरकार की तरफ से कोई भी पक्ष नहीं रखा गया, ठोस पक्ष नहीं रखा गया। 58% का आरक्षण चल ही रहा था। उसी दरमियान यही मुख्यमंत्री 15 अगस्त 2019 को एक झंडा फहराने के बाद इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में घोषणा करते हैं कि इस प्रदेश में अब 82% आरक्षण होगा। देवलाल जी, हम ये जानना चाह रहे हैं बीजेपी क्या करेगी इस तरीके की अगर मांग उठ रही है? संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? होनी चाहिए समीक्षा। संविधान के ऊपर विश्वास कर रहा है ना। 82% का अध्यादेश किसने लाया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लाया। 82% अध्यादेश को आपने 6 सप्ताह के भीतर क्यों विधानसभा में विधेयक के रूप में पारित नहीं कराया? इन्होंने कोर्ट में कहा है कि हमने विधानसभा में पिछड़ा वर्ग के 27% के आरक्षण के लिए विधेयक नहीं बनाया, इसलिए कालातीत हो गया। इन्होंने महासभा के जो अध्यक्ष है ओबीसी के, उनको लिखित में जानकारी दी है। मतलब जिस समाज से आप आते हो ओबीसी वर्ग के साथ, उसको आपने ठग लिया। आदिवासी समाज को आपने ठग लिया, अनुसूचित जाति समाज को ठग लिया। आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, संविधान के अनुरूप तो आप चल ही नहीं रहे हो। ठीक है, संविधान के अनुरूप। ठीक है देवलाल जी, आपकी बात आ गई है और ये बातों से ये लग रहा है कि ये जो बहस है वो आरक्षण जो कि छत्तीसगढ़ में एक ज्वलंत मुद्दा है उस पर केंद्रित होती जा रही है, लेकिन हमारा जो विषय है वो उससे थोड़ा ऊपर है। हम चलते हैं अजय चंद्राकर जी के पास और उनसे समझ लेते हैं। अजय चंद्राकर जी, ऐसी बातें कई तरीके से आती है कि संविधान की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उसमें जो राज्यपाल का जो अधिकार दिया गया है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। संदर्भ उन्होंने छत्तीसगढ़ का दिया, आरक्षण का बिल पेंडिंग है और इसी तरीके से असीमित अधिकार होने के कारण राज्यपाल इस तरीके के बिल को रोके रखता है जो कि नियम विरुद्ध है। क्या मानते हैं आप? उन्होंने कुछ केरल का भी हवाला दिया, कई जगहों का हवाला देके ये बात कही है। आप छत्तीसगढ़ के बहुत ही उदयमान पत्रकार हैं मोहन जी, और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न ही नहीं वो विश्व रत्न थे। उनके जन्मदिन के अवसर पर आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आप इस विषय को पुनः रखें। देखिए, संविधान समीक्षा की बात है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय संविधान की समीक्षा के लिए वेंकटचरैया कमेटी बनाई गई, लेकिन बाद में वह विवाद हो गया कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं हो सका। दूसरा बात है यहाँ पर संघवाद का, फेडरल सिस्टम का। अब फेडरल सिस्टम के में जिस तरह से राज्यपाल का पद है, तो स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से उस समय की सरकारें राज्यपाल के पद का जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस देखती थी, तो एक कमेटी बनी थी मोहन जी, आपको बतलाना चाहूंगा, जस्टिस राजा मन्नार कमेटी, और उस कमेटी का रिकमेंडेशन है 1971 में कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब बात यह है कि ये संविधान समीक्षा से आगे बढ़े या पद समाप्त किया जाए कि है। मैं आपको 2 लेटेस्ट उदाहरण देता हूं ऐसे ही बिलों के लेट लतीफी के ऊपर। देखिए, जो तमिलनाडु के राज्यपाल जी हैं एन.के. रवि जी, वो भी इसी तरह से बिल को लटका करके रखे तो वहां के मुख्यमंत्री M.के. स्टालिन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और एक प्रस्ताव पारित किए विधानसभा से, जिसमें राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया गया कि राज्यपाल को उचित निर्देश दिया जाए कि विधानसभा से पास किए गए विधेयकों को एक खास समय के भीतर मंजूरी दे दे, समय पर काम करें। इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। जैसे ही इसके पहले यह विधानसभा का सत्र स्टालिन जी क्यों बुलाए? क्योंकि 7 अप्रैल को महामहिम राज्यपाल जी स्टेटमेंट दिए कि बिल को मंजूरी नहीं मिलेगी तो बिल की मौत हो जाती है। जैसे ही यह प्रस्ताव पारित हुआ तो ऑनलाइन गैमलिंग बिल जो है, जो अभी तमिलनाडु में पास हुआ, जिसे मंजूरी मिली, तुरंत मंजूरी मिल गई। दूसरी बात है तेलंगाना का। तेलंगाना को आगामी जो 24 अप्रैल है सुप्रीम कोर्ट में पैरवी होना था मोहन जी, 10 विधेयक वहां का पर भी लटका हुआ था। तो तेलंगाना सरकार यहां पर विधानसभा से प्रस्ताव पारित नहीं की, वरन सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वहां के महामहिम राज्यपाल जी
10 जो बिल थे उसमें से 3 को मंजूरी दे दिए, 3 को राष्ट्रपति जी के पास भेज दिए और 2 के लिए और जानकारी मांगे और 2 के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। तो यहां पर देखते हैं फेडरल सिस्टम में एक नई बात आ गई है, ऐसा नहीं कह सकते। 71 में यह रिकमेंडेशन है कि इस पद के ऊपर विद्वान जस्टिस राजा मन्नार, जिसकी साख थी इंडिया में, वह कमेटी या रिकमेंडेशन की है। मूल बात है जनता का हित। इसके बाद आप और समय देंगे तो 2-3 एग्जाम्पल और अभी लेटेस्ट का जो है, लेकिन इसका हल क्या है? क्या समीक्षा के जरिए चीजों को बदला जा सकता है? राज्यपाल के अधिकारों में कटौती होनी चाहिए, इस पर आप प्रकाश डालिए जल्दी से। देखिए, संविधान समीक्षा की बात है तो उसके लिए सिर्फ सामान्य बहुमत से वह समीक्षा जो किया जाएगा वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। संविधान में संशोधन के लिए 3 प्रावधान है भारतीय संविधान में, और खास तौर से जब रिव्यू की बात आती है तो 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है। और 2/3 बहुमत दोनों सदनों में चाहिए। ये प्रमुख कारण है। इसी कारण से वाजपेयी जी के समय जो वेंकट चलैया कमेटी बनी थी और उसका जो रिकमेंडेशन था उसके बावजूद वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, और अब चुनाव सामने है तो कोई भी सरकार इसमें नहीं कर सकती। यहाँ पर राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर आप कह सकते हैं कि अपने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करिए, जैसा कि स्टालिन साहब किए हैं तमिलनाडु में, तो मे भी हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा रास्ता है संवाद, बातचीत और रिस्पेक्ट के साथ, एक दूसरे के आदर के साथ, जनता का हित। बहुत बढ़िया। कह सकते हैं सरकार के रूप में मुख्यमंत्री जी चिंता जताएं, वो भी जायज है। और राज्यपाल महोदय जी भी बोले हैं, जब इन कुछ मंत्री लोग जाकर के, एक डेलीगेशन जाकर के मिली थी तो उनका कहना था विचार कर रहे हैं, लेकिन अब विलंब नहीं, क्योंकि अब कुछ समय बाद बच्चों का रिजल्ट 10वीं 12वीं का भी आ जाएगा। ये लाखों बच्चे हैं। एडमिशन सामान्य प्रक्रिया, शिक्षा में क्रांति की बात है, तो उसके लिए तो अब पहल अति आवश्यक है। मोहन, ठीक है, चंद्राकर जी ने बखूबी ये समझा दिया है कि किस तरीके की प्रक्रिया है, क्या क्या देशों में हो रहा है और क्या इस पर स्टेप उठाया जा सकता है। हम चलते हैं रवि जी की ओर। रवि जी, ये जो मांग मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हालांकि उनकी पीड़ा है, वो परेशान हैं, लेकिन संविधान में परिवर्तन, ये तो सब आप देख रहे हैं कि काफी कड़े नियम हैं। 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा में भी, लोकसभा में, और करना केंद्र को है। फिर इस तरीके की मांग की क्या जरूरत है? इस तरीके के मुद्दे जो कि यही सुलझाए जा सकते हैं, कोर्ट में भी जाया जा सकता है, फिर भी वो राज्यपाल को इस तरीके से कटघरे में मुख्यमंत्री क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए मोहन जी, बहुत बेहतरीन विश्लेषण अजय जी ने दिया, अजय चंद्राकर जी ने। मैं उनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। 2017 में जब देश में जीएसटी लागू हुआ तो फेडरल स्ट्रक्चर की जो अजय चंद्राकर जी ने बात कही, तो एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसके ऊपर केंद्र सरकार नियम बनाती है, स्टेट लिस्ट वो होती है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपने नियम बनाती है और उसके ऊपर उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन जब जीएसटी को लागू करने की बात हुई थी तब इस तरह की कोई भी चीज भारत के संविधान में नहीं थी। तो उस समय यह बात लाई गई और जो बात अजय चंद्राकर जी ने कही कि सदनों में पास हुआ, सारे के सारे स्टेट्स मिल करके उसको ओके किए, तब जाकर के 1 जुलाई 2017 को बीजेपी की जो अभी वर्तमान में एनडीए सरकार है वो जीएसटी लागू कर पाई। तो क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर पहल हुई और इस पर विचार होने शुरू हुए कि अगर हमें एक सेंट्रल लेवल पे पूरे टैक्सेस को एक करके लाना है। ये अलग बात है कि जीएसटी में कितनी खामियां हैं, 1000 से ज्यादा परिवर्तन हो चुके हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं बात करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंज हुआ जिसके अंतर्गत वो बिल लाए। अब मैं दूसरी बात करूंगा कि जितने भी एक्ट हमारे देश में बनते हैं उन सबके अंदर एक सिटीजन चार्टर होता है और हर एक के अंदर कोई भी किसी चीज के लिए टाइम लिमिट होती है। अगर आपको ऑर्डर पास करना है तो टाइम लिमिट है, और अगर आपको सुनवाई करनी है तो टाइम लिमिट है। हर अधिकारी या जो भी उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है सबको टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट के अंतर्गत उन्हें वो डिसीजन देना पड़ता है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो यही बात देश पर लाना चाह रहे हैं कि इस विषय पर विचार नहीं रहा, इस पर भी विचार किया जाए, क्योंकि बिल पेंडिंग हो रहे हैं। जो जैसा चंद्राकर जी ने कहा कि बच्चे पास हो रहे हैं, वो कहां जाएंगे, रोजगार कैसे मिलेगा, क्या जो अधिकार की बात जो सरकार जो चला रही है, जो विधायिका की मंशा है, भाई आखिर बिल पूरे तरीके से पास हो रहे हैं
अब तो वो जनप्रतिनिधियों की मंशा है तभी तो हो रहे हैं, नहीं तो वो पास नहीं होंगे। तो क्या उसको पेंडिंग किया जाना चाहिए, कब तक लिंगर ऑन करेंगे, इस पर भी विचार होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है और उसको समझा जाना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए, ना कि उसको स्ट्रेट अवे जो है इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, अब गेम जो है वो पाले पर है भाजपा के, और भाजपा का जो रवैया है उस पर बार बार ये सवाल उठते हैं कि वो क्यों कुछ बोलती नहीं, केंद्र में उनकी सरकार है, क्या पीछे से कोई गेम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में पेंडिंग है। क्या कहेंगे देवलाल जी, संविधान समीक्षा तक की बात अब उठ गई है, आप लोग इसमें कुछ अपनी ओर से पहल क्यों नहीं करते? आप लोग की चुप्पी जो है वो कई तरीके के सवालों को जन्म देती है। तिवारी जी, हम लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हम लोग तो आदिवासियों के पक्ष में खड़े हैं। आदिवासियों को आरक्षण 32% भारतीय जनता पार्टी ने मुहैया कराया। अब ये कांग्रेस के लोग चाहे जस्टिस बोले, चाहे जीएसटी बोले, चाहे कहीं पर संविधान में ले जाए, चाहे दोनों तीनों सदनों में ले जाए, ये कांग्रेस के लोगों का काम ही घुमाने का है। इनका मूल चरित्र अलग अलग है। आज सबसे ज्यादा परेशान जो है, अगर आरक्षण छीना गया है तो आदिवासियों को आरक्षण छीना गया है। आपको संविधान पे भरोसा नहीं है, आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, तो भरोसा किस पे? गांधी परिवार पे है। आप गांधी परिवार पे भरोसा करके राजनीति कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ माहौल उड़ा रहे हैं। विषय क्या चल रहा है, बीजेपी कहाँ जा रही है, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैं कभी भरोसा नहीं है, ये संविधान को कभी मानते ही नहीं। आप जिस विषय पर बात कर रही है उस विषय पे बात करें ना, कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। इसलिए भारतीय संविधान का विश्वास उड़ चुका है। अगर ये चाहते हैं, पत्रकार भी बोल रहे हैं ना, अगर ऐसी व्यवस्था है तो वहां क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट में 58% को बचाने के लिए कोई भी पक्ष इन्होंने नहीं रखा। ये घूम फिर कर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, जिससे जाति से जाति एवं वर्ग से वर्ग का संघर्ष हो। इस बात को छत्तीसगढ़ वासियों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संवैधानिक पहलुओं पर जाना नहीं चाहते। मैं मोहन जी बोलना चाहूंगा, ठीक है जी, बात हो रही है। भारतीय संविधान में किसी ने किसी भी राज्य सरकार को नहीं रोका है कि वो अपनी आरक्षण प्रणाली लागू नहीं कर सकती। वो मुख्यमंत्री आज अपनी आरक्षण प्रणाली लागू, कल आरक्षण भर्ती होना चालू हो जाएगा। आज आप दे दो, कौन रोका है आपको? कोई नहीं रोका है। नहीं, लेकिन इससे आदिवासियों का नुकसान होगा। 20% ही लाभ मिलेगा उन्हें, उनको 32% मिलना चाहिए। आदिवासियों का नुकसान हो जाएगा ना, भर्ती अगर शुरू होगी तो नुकसान तो आदिवासियों को हो जाएगा। संवैधानिक अधिकार ही है जी। नहीं, लेकिन अभी जो होगी भर्ती वो तो 20% के हिसाब से होगी ना, वही 50% के क्राइटेरिया में होगी। आरक्षण देना ही होगा, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को तय करना है कि आदिवासियों को 32% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये तो प्रदेश की सरकार तय करेगी ना, हम तो तय नहीं करेंगे ना। ठीक है, चलिए, सरकार तय करेगी। सरकार क्यों इसमें एक बात को लेके अड़ गई है कि पिछड़ा वर्ग को भी देना है, उस चक्कर में आदिवासियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो आरक्षण व्यवस्था है वो गड़बड़ा गई है। मोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा फिर से कि आरक्षण पारित हो चुका है विधानसभा में। मुख्यमंत्री जी ने बिल पेश करके आरक्षण पास करा के राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। अब सरकार ने तो अपनी मंशा साफ कर दी है, अब वो राज्यपाल जी के टेबल पर पड़ा हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या पेंडिंग है? भारतीय जनता पार्टी वाले निटी ग्रिटी और नियम समझना ही नहीं चाहते और बस अपने हिसाब से बोलते रहेंगे। अरे आप टेक्निकल भी तो बात करिए ना, हमारी तरफ से पेंडिंग क्या है? 32% को हमने ओके कर दिया है। कानून पे भी नहीं है, इनको चुप कराइए मोहन जी। देवला जी आपकी बारी है, आऊंगा, जब बोल रहे थे मैं चुप था, इनको चुप कराइए। बिल्कुल देवला जी आएंगे, आपके पास आएंगे, लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। बोलिए। आज सदन में बिल पारित हो चुका है, वो राज्यपाल महोदय जी के टेबल पर रखा हुआ है। विश्वभूषण हरिचंदन जी जैसा भी पहले कह रहे थे, वो बड़े समझदार हैं और हमें उनसे उम्मीदें हैं। लेकिन बात यहाँ क्या आ रही है कि संविधान में एक टाइम लिमिट की बात चल रही है। टेक्निकल पॉइंट को बीजेपी समझना ही नहीं चाह रही है। ये टेक्निकल पॉइंट है तो क्या राज्यपाल के अधिकार में कटौती की बात क्यों उठा रहे हैं? राज्यपाल के अधिकार में कटौती की क्या जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रहे अधिकार पर कटौती, कोई भी ये नहीं कह रहा है। बात ये हो रही है कि अगर जनता किसी फैसले का इंतजार कर रही है, जनता के हित की अगर बात हो रही है, अगर बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है, तो क्या उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? क्या आपके एक फैसले से करोड़ों लोगों को यहां पे इफेक्ट हो रहा है?
क्या उन गरीब लोगों के बारे में विचार नहीं किया जाना चाहिए? तो आखिर ऐसे फैसले कब तक रुकेंगे, कब तक फैसले नहीं लिए जाएंगे? क्या वो लोग जो आदिवासी क्षेत्र में रह रहे हैं, जो अंचल क्षेत्र में रह रहे हैं, क्या उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या सिर्फ पावर्स के लिए ऐसे लोगों को बेसिक चीजों से वंचित कर देना चाहिए? ये विचार तो आज आपके जैसे प्रतिष्ठित पत्रकारों को भी सोचना चाहिए मोहन जी, कि आखिर जो देश की जनता है, क्या वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के चलते रुकी रहेगी? क्या उसको उसके अधिकार मिलने का कोई चीज का पॉइंट नहीं है? इस पर विचार किया जाना ठीक है, अजय चाहिए। चंद्राकर जी की ओर चलते हैं। अजय चंद्राकर जी, दोनों पक्षों की बात सुन के आपको क्या लग रहा है? ये केवल एक नूरा कुश्ती है, खींचतान है, या इसका कोई रिजल्ट भी निकल सकता है? बयानों तक ही चीजें सीमित रहेंगी या कुछ एक्शन मोड में भी दिखाई देगा? इसमें क्या हो सकता है, रास्ता क्या निकलेगा? देखिए, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बर्थडे के दिन दो सेंटेंस रेफरेंस मैं और शेयर करना चाहूंगा। इसे मैं प्रदेश ही नहीं पूरे देश के परिवेश में देख रहा हूं मोहन जी। मैं दिल्ली का एक उदाहरण देता हूं। अभी देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 10 सदस्यों को वहां के नगर निगम के लिए मनोनीत किया, तो राज्यपाल जी उस में हस्ताक्षर नहीं किए। तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस के सामने यह सुनवाई हुई, चंद्रचूड़ साहब के पास। चंद्रचूड़ साहब एक सेंटेंस बोले कि मंत्रिमंडल के राय के बगैर उपराज्यपाल फैसला कैसे ले सकते? 10 दिनों के भीतर उपराज्यपाल की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को जवाब देने कहा गया। एक मार्ग अब बचता है, सुप्रीम कोर्ट भी है, या फिर आप अपने विधानसभा से, छत्तीसगढ़ विधानसभा से, जैसे तमिलनाडु की सरकार की है, वैसा आप राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर सकते हैं। लेकिन महामहिम राज्यपाल जी को भी एज इट इज नहीं रखना चाहिए। या तो जैसा कि तेलंगाना के राज्यपाल ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब आपका ये कहना है? आप भेज दीजिए ना ठीक उनके है पास। चंद्राकर जी, क्या राज्यपाल को ओवरलैप करके कानून पास कराया जा सकता है, ये कह रहे हैं आप? रास्ता है ये भी? नहीं, ओवरलैप नहीं। ये संवैधानिक बॉडी है सदन, उसका अधिकार है, वह ये प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो और ये आज का नहीं, 1956 केरल से हम देख रहे हैं इनका इस तरह की बात। तो इसीलिए तो 1971 में मोहन जी जस्टिस राजा मुन्नार कमेटी का ये रिकमेंडेशन आया कि फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्य के बीच में कई बार जो महती भूमिका राज्यपाल महोदयों को निभाना चाहिए, उनके कर्तव्य के निर्वहन में कहीं ना कहीं विवाद हो रहा है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए अभी बिहार का। बिहार में जो हिंसा हुई, तो वहां पर राज्यपाल जी से कुछ डेलीगेशन जाकर के मिले कि जांच कमेटी की जाए, लेकिन ये अधिकार तो मुख्यमंत्री का है। उस डेलीगेशन को पहले मुख्यमंत्री से देवलाल जी 20 सेकंड में बता दीजिए, ये अगर इस तरीके के कदम उठाएंगे तो राज्यपाल भी जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ये मामला सुलझ सकता है। क्या आप लोग इसमें सहमत हैं, नहीं हैं, क्या लगता है आपको? मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी देवलाल जी जी मैं ये विकल्प कई है जी। मंत्री तो 2 लाख रुपया तनख्वाह देकर सलाहकार रखे हैं, हमारे चंद्राकर जी को ले जाएं, सलाहकार बना लें। और मेरे को रुचि नहीं है भैया, मैं राजनीति विज्ञान का आचार्य हूँ और यही रहूंगा। ठीक है। अरे ये मुख्यमंत्री ही इस प्रदेश को घुमा रहा है, उसको सारी चीजें मालूम है कि किस पहलुओं में जाना है, और उसके पास के कानून के विद नहीं है, कानून के सलाहकार नहीं है, कानून के महाधिवक्ता नहीं है, जो इस प्रकार की बातें जनहित में जनता के सामने कर रहे हैं, राजनीति करना चाह रहे हैं वो आरक्षण के नाम पर। उसकी कोई नीति नहीं है। बिल्कुल, चलिए आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? 20 सेकंड में गौलानी जी जल्दी। आदिवासियों के बारे में कोई सोच रहा है, कोई कर रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल ये है कि जितने भी उपचुनाव उस क्षेत्र में हुए वो हम जीत करके आए हैं और जनता पूरी तरीके से भूपेश बघेल जी पर विश्वास कर रही है। और जो राजनीति अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। सदन के अंदर कुछ बोलते हैं, सदन के बाहर कुछ बोलते हैं। इनकी कथनी करनी में फर्क है, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है। बिल्कुल, हम आदिवासी। चलिए समय कम है जी, समय कम है, इसलिए ज्यादा इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारे साथ देवलाल जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि गौलानी जी आपका धन्यवाद, और अजय चंद्राकर जी आपने बखूबी बताया कैसे क्या हो सकता है, आपका भी धन्यवाद। और धन्यवाद करके हम इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। लेकिन राज्यपाल के अधिकारों को लेकर एक जो बहस छिड़ी हुई है उसमें छत्तीसगढ़ भी एक बड़ा
रोल प्ले करेगा। मुख्यमंत्री इस बात को जगह जगह अलग अलग मंचों से कह चुके हैं और आज कही गई बात से एक नई तरीके की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही है, जो जिसका असर आने वाले कई दिनों तक रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।